आपका सपना है अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना। अगर आपका सपना है अपने सपनों को साकार करना, तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं दोस्तों रवि मीणा, आपका हमारे YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में स्वागत है। दोस्तों अब बारी है आपकी सफलता की। दोस्तों इस सफलता को साकार करने के लिए, अपनी मेहनत में ग्रोथ करने के लिए दोस्तों मैं लाया हूं आपके लिए बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज 1। दोस्तों हर रोज सुबह 7 बजे एक टेस्ट सीरीज आएगी। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों 10 क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे। इस 10 क्वेश्चन में दोस्तों करीबन आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके कोई सी भी एग्जाम में हो दोस्तों, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों फटाफट आपका समय खराब ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्न में से हृदय की जांच से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ईसीजी, ऑप्शन नंबर बी ईईजी, ऑप्शन नंबर सी ईओजी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ईसीजी। ईसीजी क्या होता है दोस्तों? ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। दोस्तों ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है दोस्तों? तो ये हृदय की जांच से संबंधित है दोस्तों ईसीजी। इसका संबंध किससे है दोस्तों? ईसीजी का। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ईसीजी का संबंध किससे है, तो दोस्तों ईसीजी का जो संबंध है वो है हृदय से। किससे संबंधित है दोस्तों? हृदय से। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? आपसे दो चीज पूछी जाएगी दोस्तों ईसीजी के बारे में। पहली चीज ये पूछी जाएगी कि ईसीजी का संबंध किससे है, तो हृदय से है। दूसरी चीज अगर आपसे क्वेश्चन आता है दोस्तों ईसीजी से, तो आपकी ईसीजी की फुल फॉर्म पूछेगा दोस्तों एग्जामिनर कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और दोस्तों ये किससे संबंधित है? ईसीजी का या हृदय से संबंधित है। अब बात करते हैं ईईजी की। दोस्तों ईईजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ईईजी का संबंध किससे है, तो दोस्तों ईईजी का जो संबंध है वो है मस्तिष्क की जांच से। किससे संबंधित है दोस्तों? ईईजी मस्तिष्क की जांच से संबंधित है। और ईईजी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होती है। बात क्लियर? ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं ईओजी की। दोस्तों ईओजी क्या है? ईओजी है इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ईओजी का संबंध किससे है, तो दोस्तों ईओजी का संबंध है आंख की जांच से। किससे है दोस्तों? आंख की जांच से। और ईओजी की फुल फॉर्म क्या है? तो मेरे भाइयों ईओजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ। बात क्लियर है? तो दोस्तों आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हृदय की जांच का संबंध किससे है दोस्तों? तो ईसीजी से है। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है। दोस्तों फिर मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। दोस्तों हृदय की जांच का जो संबंध है वो ईसीजी से है। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मस्तिष्क की जांच का संबंध किससे है? तो ईईजी से है। और ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। बात क्लियर है? ईओजी की बात की जाए दोस्तों, तो ईओजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आंख की जांच से। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों मैं आप एक बात बता देता हूं, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए, इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को अदर ना लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी आमाशय में। दोस्तों मानव शरीर में जो हमारा पाचन होता है इसका अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आपको पता है जब खाना खाते हो, खाना खाने के बाद में भोजन का पाचन होता है, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि आप का जो खाना खाने के बाद में जो पाचन होता है वो मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज्यादा पाचन होता है आपके खाने का? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा छोटी आंत। दोस्तों आपने सुना होगा आपका जो पेट होता है, पेट में भोजन दोस्तों 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। इसे स्टोमच या आमाशय भी कहा जाता है पेट को। पेट के बाद में जो भोजन जाता है दोस्तों वो जाता है छोटी आंत में। किस में जाता है दोस्तों? छोटी आंत में जाता है। और दोस्तों पता है आपको छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। एक होता है ग्रहणी जिसे डूडोनियम कहा जाता है, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। तो दोस्तों ये ग्रहणी वाला जो भाग होता है, ये ग्रहणी वाला जो भाग होता है दोस्तों, इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। बात क्लियर है दोस्तों? ग्रहणी से
ग्रहणी से मानव शरीर के 2 अंग और जुड़े रहते हैं। एक जुड़ा रहता है दोस्तों लीवर, जिसे आप यकृत भी कहते हो, एक जुड़ा रहता है अग्नाशय। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन और अच्छे से निकल के आता है यहाँ से। वो क्वेश्चन ये है कि आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो कौन सा होता है? तो मेरे भाइयों, आहार नाल का जो सबसे लंबा वाला भाग होता है वो भी कौन सा होता है दोस्तों? वो भी छोटी आंत होती है। बात क्लियर है? तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये था कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों वो होता है छोटी आंत में। बात क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए बेरी, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी कैंसर, ऑप्शन नंबर डी अरेक्टता। दोस्तों इंसुलिन की जो कमी से होता है वो होता है मधुमेह रोग। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। होता क्या है दोस्तों, ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज हमारे शरीर में शुगर के रूप में एकत्रित होता है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? दोस्तों होता क्या है, हमारे ब्लड में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, हमारे ब्लड में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, तो हमें जो रोग हो जाता है वो हो जाता है मधुमेह। पता है दोस्तों, ये बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। लैंगरेंक्स की दीपिका सुनी होगी, अग्नाशय ग्रंथि होती है ना दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि से लैंगरेंक्स की दीपक कोशिकाएं निकलती है। ये लैंगरेंक्स की जो दीपक कोशिकाएं होती है ये 4 प्रकार की होती है, एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका। तो दोस्तों जो बीटा कोशिका होती है, इस बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और दोस्तों ये इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है कि हमारे शरीर में दोस्तों जो शुगर होती है, अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, तो शुगर की मात्रा को कम करने के लिए, शुगर की मात्रा को दोस्तों कम करने के लिए इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। बात क्लियर है? तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि शुगर की मात्रा क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो दोस्तों आपका आंसर अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। और दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पित्त स्रावित होता है। स्रावित का मतलब होता है दोस्तों निकलना। कि पित्रस होता है ये किससे निकलता है? निकलना। ऑप्शन नंबर ए पाचक ग्रंथियों से, ऑप्शन नंबर बी उदर से, ऑप्शन नंबर सी लीवर से, ऑप्शन नंबर डी छोटे आंत से। तो दोस्तों जो पित्त स्रावित होता है यानी पित्रस जो निकलता है दोस्तों, ये निकलता है लीवर से। किससे निकलता है? ये निकलता है दोस्तों लीवर से। और दोस्तों ये कहाँ जाकर के जमा होता है? तो मेरे भाइयों ये जमा होता है पित्ताशय में जाकर के। जो हमारा पित्ताशय होता है, इस पित्ताशय में जाकर के ये पित्रस जमा होता है। और दोस्तों ये कार्य कहाँ पे करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, पूछा हुआ भी है। और दोस्तों ये कार्य करता है छोटी आंत में आकर के। कहाँ पे कार्य करता है दोस्तों? छोटी आंत में आकर कार्य करता है। तो दोस्तों पित्त स्रावित होता है लीवर से, जमा होता है पित्ताशय में और कार्य करता है छोटी आंत में आकर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पाचक रस है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पाचक रस है? ऑप्शन नंबर ए पीत, ऑप्शन नंबर बी आंतरस, ऑप्शन नंबर सी कायम, ऑप्शन नंबर डी कायल। तो दोस्तों पाचक रस की बात की जाए दोस्तों, पाचक रस का मतलब होता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा रस है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों कौन सा सहायक होता है? पित्तरस होता है। और पता है आपको पित्तरस क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है। जो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती है ना दोस्तों, इस बड़ी बड़ी गोलियों को क्या करता है ये पित्तरस? छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देता है। यानी वसा का पायसीकरण करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो वसा का पायसीकरण करने का कार्य कौन करता है मेरे भाइयों? पित्तरस करता है। बात क्लियर? तो यही आपका क्वेश्चन था कि कौन सा पाचक रस है? पित्तरस, आंतरस, कायम, कायल। तो दोस्तों कौन सा है? तो मेरे भाई पित्तरस है। बात क्लियर है? दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कायम की बात की जाए दोस्तों, तो आमाशय के बाद में यानी कि पेट के बाद में जो भोजन होता है दोस्तों, उसको बोला जाता है कायम। उसी तरीके से बात की जाए दोस्तों, तो मुख गुहा में जो भोजन होता है आपके मुख गुहा में, उस मुख गुहा के भोजन को बोला जाता है दोस्तों बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। दोस्तों पेट में जो भोजन होता है दोस्तों, उसको बोला जाता है कायम। क्या बोला जाता है दोस्तों? कायम बोला जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो कायम होता है, इस कायम की प्रकृति कैसी होती है? तो मेरे भाइयों कायम की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय।
कैसी होती है मेरे भाइयों, अम्लीय होती है। कायल की बात की जाए दोस्तों तो छोटी आंत में जो भोजन होता है उस छोटी आंत में भोजन को बोला जाता है दोस्तों कायल। क्या बोला जाता है, कायल बोला जाता है। और इस कायल की प्रकृति कैसी है दोस्तों, कायल की प्रकृति है क्षारीय। कैसी है मेरे भाइयों, क्षारीय है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि कौन सा पाचक रस है, तो कौन सा पाचक रस है दोस्तों, पित्त रस है। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अग्नाशय रस होता है, अग्नाशय रस होता है। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो अग्नाशय रस होता है, इस अग्नाशय रस का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो होता है मेरे भाइयों लगभग 7.7 के समथिंग। और आपको ऑप्शन में दिया है कि अग्नाशय रस होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, एक ऑप्शन है एंजाइम या फिर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 7.7 से आप पता लगा सकते हो कि पित्तरस जो अग्नाशय रस होता है, इस अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी है मेरे भाइयों, तो इस अग्नाशय रस की प्रकृति है क्षारीय। बात क्लियर है। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि अग्नाशय रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो आपको राइट आंसर देना है 7.7। और दोस्तों अग्नाशय रस का जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो दोस्तों ये होती है क्षारीय। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है। दोस्तों आपका जो भोजन है उस भोजन को पेट में पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है हवा की, ऑप्शन नंबर बी है पानी की, ऑप्शन नंबर सी है एंजाइम की, ऑप्शन नंबर डी है खनिज की। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, भोजन को पचाने के लिए दोस्तों ना तो हवा की आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट तो हवा भी है, ऐसी बात नहीं है शरीर के लिए, लेकिन दोस्तों जो भोजन को पचाने के लिए जो सहायक है, जो मुख्यतः उपयोग में लिया जाता है दोस्तों वो है एंजाइम। क्या है दोस्तों, एंजाइम। भोजन को पाचन के लिए दोस्तों एंजाइम बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों एंजाइम हमारे शरीर में नहीं होगा तो होगा क्या, अगर आज आपने शाम को खाना खाया तो हो सकता है वो लगभग 3 महीने बाद में पचे, हो सकता है लगभग वो 8 महीने बाद में पचे। इसलिए दोस्तों एंजाइम क्या करता है दोस्तों, इस पाचन की प्रक्रिया को जल्दी करवाने का कार्य करता है हमारे शरीर में। इसलिए दोस्तों पेट में भोजन के पाचन के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। बात क्लियर है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम आवश्यक है। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। मेरे भाइयों मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो खोपड़ी होती है इसे कहा जाता है कपाल, या फिर कह सकते हो आप करोटी भी कह सकते हो। और दोस्तों ये कपाल या करोटी या खोपड़ी क्या करती है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा ब्रेन होता है दोस्तों, इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। आपको पता है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 8। ये 8 अस्थियां हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती है। बात क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी इनमें पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है दोस्तों कि टीबिया जो हड्डी है दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है आपके शरीर में। ऑप्शन नंबर ए है खोपड़ी में, ऑप्शन नंबर बी है टांग में, ऑप्शन नंबर सी है भुजा में, ऑप्शन नंबर डी है मुंह में। तो दोस्तों टीबिया जो हड्डी पाई जाती है ये पाई जाती है आपकी टांग में। टीबिया के साथ में एक हड्डी और होती है दोस्तों फिबुला, टीबिया फिबुला। दोस्तों ये हमारे पैर की निचली भुजा में स्थित होती है। और दोस्तों पैर की ऊपरी जो भुजा होती है, इस ऊपरी भुजा में जो अस्थि होती है दोस्तों वो होती है फीमर। और दोस्तों यह शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, ये शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। कौन सी दोस्तों, ये फीमर। बात क्लियर। फीमर के अलावा दोस्तों बात की जाए तो हमारा जो घुटना होता है, इस घुटने की अस्थि को, पैर का जो घुटना होता है, इस पैर की घुटने की अस्थि को कहा जाता है दोस्तों पटेला। क्या कहा जाता है दोस्तों, पटेला कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों टार्सल्स होता है हमारे टांग में, इसके बाद में मेटाटार्सल्स होता है। टार्सल्स की संख्या 7 होती है, मेटाटार्सल्स की संख्या 5 होती है। उसके बाद में अंगुली होती है, फ्लेंजेज कहा जाता है, फ्लेंजेज की संख्या होती है 14। दोस्तों ये सारी हड्डियां हमारे पैर में पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनका नाम ध्यान रखना है कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है हमारी टांग में। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए अस्थि में, ऑप्शन नंबर बी उपास्थि में, ऑप्शन नंबर सी आमाशय में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों जो ब्लड होता है, दोस्तों जो ब्लड होता है आपको पता है इस ब्लड में क्या क्या होता है। इस ब्लड में होता है प्लाज्मा, आरबीसी,
WBC, इसके अलावा प्लेटलेट्स। दोस्तों ये प्लाज्मा होता है, ये ब्लड का द्रव वाला भाग होता है, और दोस्तों ठोस वाला जो भाग होता है ये होता है RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ये दोस्तों रक्त कणिकाएं हैं। और दोस्तों पता है आपको इनका निर्माण कहाँ होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स का। तो दोस्तों कोई भी जो अस्थि होती है हमारे शरीर की, जो बड़ी अस्थि होती है, जैसे कि ये कोई अस्थि है, इस अस्थि में दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ये बीच में जो खालिस्तान होता है दोस्तों, ये खालिस्तान में दोस्तों जो खालिस्तान होता है, ये खालिस्तान होता है बोन मेरो। क्या होता है दोस्तों, बोन मेरो होता है। इस बोन मेरो में होता क्या है दोस्तों, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इन सब का निर्माण होता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो किस में होता है मेरे भाइयों, अस्थि में होता है। बात क्लियर है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो आप लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर सकते हो। और दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है। हर रोज़ सुबह 7 बजे दोस्तों ध्यान रखना, एक टेस्ट सीरीज आएगी। बात क्लियर है। धन्यवाद दोस्तों।